हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे मित्र आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों? गुड इवनिंग, कैसे हो मित्र आप सभी लोग? कैसे हो? ठीक है। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। देखो देखो गाइस, बात करेंगे। देखो, आज अपन बात करेंगे सामूहिक प्रमाप विचलन के बारे में। ओके, ये भी अपना टॉपिक है। सामूहिक प्रमाप विचलन के बारे में बात करेंगे। ओके, अब बातें नहीं, अपनी कॉपी और पेन निकालना शुरू कर दो और नोट्स बनाना शुरू करो अच्छे से। ओके, एक एक पॉइंट को समझते हैं और आराम से लिखते जाइए। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, किसी भी दो या अधिक श्रेणियों के मध्य सामूहिक प्रमाप विचलन, किसी भी दो या अधिक श्रेणियों के मध्य सामूहिक प्रमाप विचलन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। ओके, इसका पॉइंट नंबर एक, सबसे पहला काम का सर्वप्रथम उस श्रेणी का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो उस श्रेणी का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, यानी सामूहिक प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम श्रेणी का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। जैसे मैं मान लूँ कैसे, जैसे अपने पास दो समूह है, तो एक्स बार 1 2, तो एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 अपन रहेगा n1 प्लस n2। इस प्रकार से अपन सामूहिक क्या करेंगे, समांतर माध्य अपन ज्ञात करेंगे। ओके, तो जब भी सामूहिक प्रमाप विचलन की गणना अगर अपने को करनी है तो सामूहिक प्रमाप विचलन की गणना करने के लिए सबसे पहले उस श्रेणी का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करेगा। यानी सबसे पहला काम है उस श्रेणी का मित्रों सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करना। ये ज्ञात करिए लोग आप लोग। ओके, सेकंड पॉइंट, अब सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात हो, उसके पश्चात प्रत्येक समूह के माध्य में से
प्रत्येक समूह के माध्यम से सामूहिक समांतर माध्य को घटाकर अंतर का वर्ग ज्ञात किया जाएगा। ओके, अंतर का वर्ग ज्ञात किया जाएगा। हाँ, 1 2 1 2 1 2 एक्स बार 1 2 मतलब 1 2 2, मैं ये मान के चलूँ दो समूह होंगे। मैं यहाँ पर ये मान के चलूँ कि दो समूह होंगे। ओके, दो समूह के बीच में संबंध निकाला। ओके, तो अपन यहाँ अंतर मतलब प्रत्येक समूह के माध्यम से सामूहिक समांतर माध्य घटाकर अंतर ज्ञात किया जाएगा। तो अब देखो कैसे, जिसको अपन डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी। देखो तो यहाँ पर सामूहिक समांतर माध्य के सूत्रों का, जैसे मान लो मैं ये मान के कर रहा हूँ कि मित्रों मान लो दो समूह है, क्योंकि एग्जाम में तुमसे दो ही समूह पूछेगा, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पूछेगा नहीं आप लोग से। तो सामूहिक समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा दोस्तों, ये देख लो पहले। तो यहाँ हो जाएगा आपका N1। ओके, ये हो जाएगा आपका दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर और D1 का स्क्वायर। ओके, प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर में, तो प्लस आ जाएगा दोस्तों D2 का स्क्वायर। ओके, आगे डी अंतर होता है, अंतर को डी लिखेंगे, ओके, और अपन आएगा N1 प्लस N2, ये आ जाएगा से। अपन ये मान के चलें कि दो ही समूह है तो दो ही पूछेगा, आपसे ज़्यादा पूछेगा नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब इनका मतलब समझ लो, यहाँ पर N1 का मतलब प्रथम समूह की संख्या, ये तो हो गया पहला N1। ओके मित्रों, और ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड, तो प्रथम ये हो स्क्वायर, प्रथम समूह के प्रमाप विचलन का वर्ग, ये भी आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाएगा D1 का होता है आपका दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी समांतर माध्यम से गिराएगा सामूहिक समांतर माध्य। ओके, आगे N2 का मतलब हो जाएगा, आप बता सकते हो खुद, दूसरे समूह की संख्या, स्टैंडर्ड डेविएशन N2 मतलब डेव का, तो दूसरे समूह के प्रमाप विचलन का वर्ग, ओके, और N2 हो जाएगा मतलब आपका, ये D2 हो जाएगा आपका दोस्तों x बार 2 मित्रों माइनस x बार 1 2, इस प्रकार से अपन निकालेंगे। ओके, तो देखो कैसे, तो इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट मित्रों कि सामूहिक प्रमाप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी किसी भी दो या अधिक श्रेणियों के मध्य सामूहिक प्रमाप विचलन निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो दोस्तों सर्वप्रथम उस श्रेणी का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। मित्रों, तो अपन क्या करेंगे, उस श्रेणी का सामूहिक समांतर माध्य सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ओके, तो एक तो दोस्तों आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे क्लियर, वो आपको मैं सिखा चुका कि सामूहिक समांतर माध्य इस प्रकार से निकाला जाएगा। उसके बाद प्रत्येक माध्य में से सामूहिक समांतर माध्य को घटाकर जो अंतर आएगा, अंतर का मतलब होगा डी, जो डी होगा उस डी का वर्ग किया जाएगा दोस्तों। ओके, वर्ग कर लिया देखो, तो यहाँ पर दोस्तों ये D1 हो जाएगा तो इसका वर्ग कर लेंगे, और ये D2 हो जाएगा D वर्ग का कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से अपन सामूहिक समांतर माध्य निकालेंगे। ओके, तो रूट N1 ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर में, तो प्लस आ जाएगा N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। इस प्रकार पहले समूह का प्रमाप विचलन, दूसरे समूह का प्रमाप विचलन। ओके, ये प्रथम समूह का स्टैंडर्ड अंतर, ये दूसरे समूह का अंतर, इस वक्त N1 प्लस N2 के माध्यम से हम सोल्व कर लेंगे। क्लियर? तो याद हो जाएगा फॉर्मूला सबको, फॉर्मूला वगैरह याद हो जाएगा सबको अच्छे से। अरे गाइस, फॉर्मूला याद हो जाएगा ना सबको अच्छे से? क्लियर सभी को? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, उसके बाद अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, क्लियर सभी को? सबने उतार लिया यस या नो? सभी लोगों ने उतार लिया, तो आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन के अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ आएगा। दोस्तों मैंने यहां पर लिखा दोस्तों, किसी श्रेणी के दो समूहों में से प्रथम समूह की
40 व्यक्तियों का माध्य 20 तथा प्रमाण विचलन 6 है तथा दूसरे समूह के 60 व्यक्तियों का माध्य 25 है, 25 तथा प्रमाण विचलन 9 है, तो उस श्रेणी का सामूहिक प्रमाण विचलन क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने। ओके गाइस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, तो कॉन्सेप्ट सारी बातें पहले तो अपने क्वेश्चन समझ सकते कि क्या क्या अपने को गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या अपने को गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले बात तो N1, पहले समूह में संख्या कितनी है 40, माध्य पहले समूह का माध्य कितना है 20, N2 दूसरे समूह संख्या कितनी है 7 और माध्य कितना आपका, ये दूसरे समूह का माध्य पहले ये कितना देगा आपका 25। ओके, तो अब आपको क्या करना, अच्छा प्रमाण विचलन, तो पहले समूह का प्रमाण विचलन कितना 6 और दूसरे समूह कितना आपका 9। ये क्वेश्चन आपके सामने। ओके गाइस, अब देखो तो मैं पहले ही बता चुका दोस्तों कि सामूहिक प्रमाण विचलन निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है सामूहिक समांतर माध्य। तो सामूहिक समांतर माध्य जब निकालोगे तो x बार 1 n1 हो जाएगा मित्रों, प्लस x बार 2 n2 हो जाएगा मित्रों आप लोग सीधा था, और ये जाएगा n प्लस 1 n2। फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, वही तरीका अपन जो जानते। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका दोस्तों कितना 20 × 40 मित्रों हो जाएगा। ओके, प्लस हो जाएगा दोस्तों ये 25 × 60 आपका हो जाएगा, बटे में आपको 40 प्लस के 60 हो जाएगा मित्रों, तो सब देखेगा तो ऊपर हो जाएगा 800 प्लस हो जाएगा दोस्तों कितना 25 150 1500। ओके, ये आ जाएगा दोस्तों कितना 100, तो 2300, तो 2300 बटे 100 तो 23 आ जाएगा 23। इसका बाद सामूहिक समांतर माध्य तो 23 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक अगर क्लियर तो आगे बढ़ो तो, अरे यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ो तो मैं कह सकता हूँ कि सामूहिक समांतर माध्य की तरह का आपका 23 आ जाएगा दोस्तों, मतलब दोनों श्रेणियों का कंबाइंड माध्य और 23 आपका आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये अपन कर चुके हैं, समझ चुके हैं आगे। अब देखो तो यहाँ पर D1 का मान निकालो, तो D1 का मान कैसे निकालोगे, x बार 1 माइनस सामूहिक समांतर माध्य, तो x बार 1 कितना 20, 20 में से 23 गए तो कितने बचे दोस्तों, माइनस के 3 बच गए, ये लो D1 आ गया। इसी प्रकार से D2 का मान भी निकालो, D2 का तो x बार 2 माइनस सामूहिक समांतर माध्य घटा दो तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 25 से माइनस के आ जाएगा 23, तो मैं तो ये आ जाएगा प्लस के 2। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, केवल और केवल आपको फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूले को सोल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना दोस्तों, याद आपको होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा आपका N1 प्लस हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पर बात करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा D1 का स्क्वायर। ओके, प्लस हो जाएगा N2 हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ओके, तो अपॉन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का N1 प्लस N2 आपका हो जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पर आप सोचोगे समझोगे करोगे तो N1 की वैल्यू कितनी, मतलब N1 की वैल्यू है आपके, N1 कितना देगा तो आपका N1 है 40। ओके, ये हो जाएगा आपका, तो पहले का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मैं डायरेक्ट लिखूँगा ना, माइंड को सेट करना 36। D1 का स्क्वायर तो D कितना 9, 3 और 3 9, ये लो 9 हो जाएगा, प्लस ये रहेगा दोस्तों ये कितना आपका 60 है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, प्लस D1 का 2 का 4 हो जाएगा, अपॉन अगर बात करोगे तो 40 प्लस 60। सोल्व कर लो दोस्तों, सोल्व करना जानते हो आप लोग, सोल्व करना, तो ये आएगा 40 इंटू आ जाएगा दोस्तों कितना 45। ओके, प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 60 इंटू आपको 85, 60 इंटू 85 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद अपन को 100 कर लेंगे, सोल्व करो कितना है, सोल्व करो कितना है, तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों कितना 69। ओके, तो आगे बिल्कुल बोलिए तो कहना 69 100 बड़े 100 आएगा तो ओके, तो यहाँ पर रूट सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो रूट का आएगा 69, बताओ कितना आएगा 69 का मान कितना आएगा, फटाफट करो। कॉमर्स के विद्यार्थी इतना सा पता होना चाहिए, ये चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, यहाँ पर बताने वाले कोई आते हैं तो लगभग आएगा 8.31। ओके, क्लियर दोस्तों यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर ना सबको?
ओके क्लियर। अब मान लो तुमको एक क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को, तो अगर आपको एक क्वेश्चन दो दोस्तों तो आप लोग कर सकते हो नहीं कर सकते? अगर मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूं तो आप कर सकते हो नहीं कर सकते? तो अगर एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊं दोस्तों, कर सकते हो नहीं कर सकते आप लोग? चलो एक क्वेश्चन तुमको नहीं करो, देखना तुम कितने कर पाते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ करने के लिए, घबरा मत दोस्तों, कहीं घबरा दो तुम देखते ही। लोग तो यहाँ पर लिख रहा हूँ एक एग्जांपल आप लोग सामने। ये आपके सामने एक क्लास है दोस्तों, ए बी और सी। यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ एन। ए श्रेणी में पदों की संख्या 200 है, बी श्रेणी में पदों की संख्या 250 है और सी श्रेणी में 300 है। ओके, समांतर माध्य ए श्रेणी का समांतर माध्य 25 है, बी श्रेणी का समांतर माध्य 10 है, उसके बाद 15। ओके, यानी वो स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, यहाँ पर कितना है? 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 5। ओके, कैलकुलेट कंबाइंड, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3, और तीनों का सामूहिक समांतर माध्य निकालना। करके दिखाओ, करो दे कैसे करते हो। कर लिया?
देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको इसका क्या निकालना था, सामूहिक समांतर माध्य। आई थिंक दोस्तों आपने सामूहिक समांतर माध्य निकाले होगा, क्योंकि यहाँ पे पद 1 है, 2 है, 3 है। तो फॉर्मूला भी x बार 1 n1 हो जाएगा, प्लस x बार 2 n2 हो जाएगा, प्लस x बार 3 n3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी अगर आप सोल्व करोगे तो n1 प्लस n2 और प्लस n3 आपका हो जाएगा। ओके राइट, ये लो। यहाँ पर जब आप देखोगे तो x बार 1 ये देगा 25 इंटू आपका 200। ओके, यहाँ देखोगे 10 इंटू 250, यहाँ देखोगे 15 इंटू 300। ओके, और यहाँ पर अगर आप चलोगे मित्रों तो आ जाएगा आपका 25 प्लस के 10 प्लस के 15। ओके, 16 अगर आप करेंगे मतलब कितना 5000 आ जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा आपका 2500 आ जाएगा मित्रों, ये आपका 4500 आ जाएगा बेटो। बटे में अगर बात करोगे, सॉरी ये कितना ये 200 है। ओके, तो यहाँ ये मैंने गलत दिया, ये 200 है, ये 250 है और ये 300 है। ओके मतलब आगे, ठीक है। तो 200 250 300 कितना हो गया, 500 500 750, तो ऊपर जाएगा 750। ओके, 750 आ जाएगा मतलब। ओके, और ऊपर टोटल कितना आ रहा है आप लोग को, ये 6 एक साथ 12,000, तो 12,000 में भाग दोगे 750 का, तो कितना का दोस्तों 16 आ जाएगा। 16 आ रहा है तो ये समांतर माध्य 16, सामूहिक समांतर माध्य 16 है। यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं किसी को। ओके, अरे भाई ये तो आया नहीं आप लोगों का, तो सामूहिक समांतर माध्य आपका 16 आ गया, तो यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं किसी को, यानी कंबाइंड मीन तो आपका 16 आ गया। आगे अब बात करते हैं दोस्तों डी निकाल डेविएशन की, डिफरेंस की निकालते हैं। डिफरेंस होता है यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे तो देखो, तो पहले D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकालोगे, x बार 1 सामूहिक समांतर माध्य। ओके, तो यहाँ पर निकालोगे कितना 25 माइनस 16, तो ये 9 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर भी यहाँ कर देता है, ये 81 हो गया, आगे काम आएगा। ओके, आगे D2 भी निकालता हूँ, तो x बार 2 माइनस x बार 1 2 3, तो x बार 2 10 है, 10 में 16 गए तो कितना माइनस के 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 36 आपका हो जाएगा। ओके, D3 का मान भी निकाल लेता हूँ, तो x बार 3 में तो माइनस करूँगा x बार 1 2 3, तो मैं तो ये हो जाएगा 15, 15 में से गए 16, तो माइनस का 1, तो 1 का 1 आ जाएगा। ठीक, ये लो, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या मतलब आप लोगों की, यस या नो, ये भी आ गया आप लोगों को। बस अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सब चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, आपको उनका फॉर्मूले में रखना और आंसर करोगे तो यहाँ तक समझ आ गया। अरे यहाँ तक कर लिया निकला, तो ये डिफरेंस 1 आ गया, ये डिफरेंस 2 आ गया, ये डिफरेंस तीसरे समूह का पहले समूह का डिफरेंस, दूसरे समूह का तीसरे समूह का डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर सबको, अरे यहाँ तक क्लियर है, यस या नो तो बोल रहे हाँ या ना, पक्का श्योर। ओके बिल्कुल वेरी गुड। अब देखो यहाँ तक होने के बाद अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो आप चाहते हो फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3, तो 1 2 3 है, तो बस फॉर्मूला पढ़ता रहेगा, बात तरीका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो आराम से, फॉर्मूला होगा। तो ये रहेगा आपका n1 आगे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर। ओके, प्लस आ जाएगा, इसके नीचे अपन करते जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा n1 आ जाएगा मतलब। ओके, प्लस ये आपका n2 है, तो यहाँ पर भी n2 आ जाएगा मतलब। ओके, इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस D2 का 2। ओके, यहाँ पर n3 आ जाएगा, तो ये n3 आ जाएगा, तो ये n3 आपका हो जाएगा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर और प्लस अगर D3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आउट आउट। अब सब चीज़ क्वेश्चन में आपको दे रखी, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना, वैल्यू को पुट करना। ओके, सारी चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके गाइज, तो बताओ n1 की वैल्यू है मित्रों आप लोगों के सामने, n1 की जो वैल्यू है, तो n1 कितना 200 है, ये आपका देगा स्टैंडर्ड डेविएशन 1। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का मान 3 था, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। D2 का मान कितना था आपका 81 आया था, ये लो सोल्व कर दिया, प्लस ये कितना का 250 है मित्रों के। स्टैंडर्ड डेविएशन x की जब बात करते हो तो 16, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा तो कितना आप लोगों का 36। ओके गाइज, यहाँ पर n3 की बात करें 300, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का गया 1 आगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने रख ली दोनों, मैं तो समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ तो समझ आ रहा ना, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी बातें लिख रहा हूँ। तो अब n1 की बात करें तो ये 200 है मित्रों आप लोगों का, ये 250 है मित्रों, ये आपका 300। ओके गाइज, अब बस इसको सोल्व कर लो। और वैसे रात को तुम पढ़ने वाले सारे बच्चे पढ़ने वाले होंगे, पक्की बात है, क्योंकि जिनको नहीं समझ आता वो सो रहे होंगे, तो उनको तो बाद में दिक्कत है, उनके दिक्कत सुबह जब सुबह बछड़े लगेंगे ना जब, तब आएगा। अभी क्या तुम सब पढ़ने वाले बच्चों, तो जगता वही जो पढ़ता है, और जो बच्चा सुबह देखेगा उसके नानी याद आएगी कि क्या हो रहा था, तो सुबह से अपने आप को सिर फोड़ेगा दीवार पे। ठीक है, तो दीवार पर सिर फोड़ेगा, वो अलग बात है, उसका सिर फूटेगा नहीं, अलग बात है। आगे अब आ गया 200, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 200 कितना आएगा 90, ये तो हो गया 200 इंटू 90, प्लस आएगा तो ये आ जाएगा 250 इंटू आ जाएगा 200 कितना 52, ये 52 हो जाएगा मतलब आगे। ओके,
उसके बाद 300 अगर आ जाएगा इंटू अगर आ जाएगा तो 26 मित्रों, अगर 26 होएगा बटे में 750 कर लोगे, 750 सोल्व करो। ऊपर सोल्व करोगे तो ऊपर सोल्व करने के बाद क्या क्या आएगा, ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 25 दूना कितना हो जाएगा, तो 0 50 25 और 75 125 और कितना आ जाएगा 3000, 3000 मित्रों के। और ये हो जाएगा आपका कितना 0 0 18 7 हो गया, ये आ रहा है दोस्तों 3000 आएगा ना, नहीं ये 18,000 होगा, ये 18,000 होगा और ये 36 हो गया 13,000 होगा ना, 13,000 13,000 ओके। तो यहाँ पर बटे में करेंगे कितना दोस्तों, बटे में करेंगे 750, टोटल कितना होगा दोस्तों का, तो 18 और 13 32, तो 31 31 और 38,800, तो 38,800 बटे में 750, एक जो की, तो ये रूट में बच जाएगा दोस्तों आपका कितना 51.73, सोल्व करोगे तो 7.19, 7.19 कितने लोगों का आ रहा है, 7.19 कितने लोगों का है दोस्तों, 7.19 कितने लोगों का है, बिल्कुल कुछ नहीं तो दोस्तों लगता बड़ा है लेकिन इजी है, बस कॉन्सेप्ट सीख लो, रटना मत सीखो, ओके गाइस। अब चलते दोस्तों एग्जाम, आगे चलूं, आगे चलूं ना, अब चलते आगे अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते थे। कैलकुलेशन इजी देगा तो तुम्हारे एग्जाम में, तुम टेंशन मत, तुमको सब सिखाना। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है दोस्तों, ऐसा लिखो दोस्तों, ए बी के लिए माध्य 3 बता मानक विचलन 1 है। ए बी के लिए माध्य 3 तरह मानक विचलन 1 है, तो ए बी का मूल्य क्या होगा, ए बी का मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ए और बी के लिए, ए और बी के लिए पूछा, तो ए बी के लिए माध्य कितना है, तो ए बी के लिए माध्य 3 है तथा मानक विचलन 1 है, तो ए बी का मूल्य क्या होगा, ए बी का मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर पूछा जा रहा था, तो बताओ कितना आंसर यहाँ पर होगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो माध्य कितना 3 दे रखा है, तो अब देखो, तो आप जानते हो कि ए और बी का माध्य अगर 3 है तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, तो इनका योग हो जाएगा 206। मतलब ये बात आपको समझ में आई नहीं आप लोगों को, ये हो जाएगा आपका 6, ओके गाइज, क्लियर ना 6। उसके बाद हमेशा ना प्रमाण विचलन जो होता है तो वो दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का अंतर बटे में 2, तो पहली संख्या दूसरी संख्या बटे में 2, इस प्रकार से। जैसे मान लो तो आपसे कोई पूछ लेना कि बताओ भी तो 4 और 6 का प्रमाण विचलन कितना होगा, तो आप मस्त होकर बता देना 4 मतलब 6 माइनस 4 बटे 2 1 होगा, 1 होगा करके देख लेना। अगर तुम समझो कि 10 और मित्रों 20 का प्रमाण विचलन कितना होगा, तो 20 माइनस 10 बटे में 2, तो बोलो 5 आएगा, ऐसे कर लेना। क्लियर, अरे क्लियर ना, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको एक ट्रिक होती है धारणा, चीज़ को समझने के लिए। क्लियर धारणा, तो a माइनस बी अपॉन 2 करके बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे में 2। क्लियर, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका जब दो संख्याओं की बात आती है, दो संख्याओं की बात आती है। तो मैं तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो a माइनस बी, तो इसका मतलब जो प्रमाण विचलन कितना 1, तो a माइनस बी बटे में 2 करोगे तो दोस्तों a माइनस बी का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब आप जानते हो तो कि a प्लस बी बराबर 6 है और a माइनस बी बराबर आपका 2 है। सोल्व कर लो तो ये कट गया, तो ये 2a आ गया बराबर कितना हो गया आपका 8, तो a बराबर हो जाएगा कितना 4। a बराबर कितना 4 होगा नहीं होगा, तो a का मान 4 है तो b का मान कितना रहेगा, तो b का मान आप देख लो कितना रहेगा, तो a का मान अगर 4 है मित्रों तो b का मान कितना रहेगा 2, b का मान 2 हो जाएगा। अरे a का मान 4 है तो b का मान कितना रहेगा दोस्तों 2 हो जाएगा, बस a और b, तो a और b का मूल्य कितना रहेगा 4 और 2। क्लियर, इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आप चाहे चेक कर लो मित्रों, इन दोनों का योग तो कितना हो रहा है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 6 हो रहा है, और माध्य कितना 2 माइनस 4 बटे में 2 तो 1 आ जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। अरे क्लियर ना, अरे भाई ये बात ध्यान रखना, मैं तुमसे एक बात पूछूं, देखो सुनो, मैं तुमसे इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनो, तुम इसको छोड़ो, एक बार इधर आओ, इधर आओ। ये एक एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं, बताओ इसका मत आंसर बताना। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि 8 तथा 10 संख्याओं का
8 तथा 10 संख्याओं का प्रमाप विचलन होगा। बताओ 8 तथा 10 संख्याओं का प्रमाप, 8 और 10 संख्या का प्रमाप विचलन कितना होगा? तो अगर इसका स्टेप तो कैसे निकालोगे? a माइनस बी अपॉन 2, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे में 2, तो आ जाएगा a, तो एक आ जाएगा। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि 4 तथा 6, 4 तथा 6 का प्रमाप विचलन कितना होगा? 4 तथा 6 का प्रमाप विचलन कितना होगा? 1 होगा। तो प्रूफ करके देखना हो जाएगा। इसी बार मतलब 3 तथा 7, मतलब 3 तथा 7 का प्रमाप विचलन कितना होगा? 3 तथा 7 का प्रमाप विचलन क्या होगा? ठीक है, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 7 माने 3 4, 4 का बटे 2, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या करें, तो अपन ही कह सकते हैं। समझ आए दो सबको? अरे समझ आए ना आप लोगों को? अरे यस या नो? पूनम जी समझ आ गया अभी? ओके, तो इस प्रकार से बने। क्लियर बताओ? तो आप नोट करके एक चीज लिख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो नोट करके लिख सकते हो। आपको कैसे? किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का प्रमाप विचलन निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ओके, कैसे? a माइनस बी बटे में 2, ये लो, ये प्रमाप विचलन का फॉर्मूला। तो किन्हीं दो संख्याओं का प्रमाप विचलन दोस्तों वो इस सूत्र, यानी बड़ी संख्या माने छोटी संख्या बटे 2, बड़ी संख्या माने छोटी संख्या बटे 2। ठीक है, तो a माइनस बी, a मतलब बड़ी संख्या, b माइनस छोटी संख्या, बस खत्म बात, बटे में 2। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला लगा के आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ किन्हीं दो संख्याओं का प्रमाप विचलन इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ तक डाउट किसी को? अरे यहाँ तक डाउट है क्या तो आप लोगों को? चलो आगे, अब चलते आगे। अब मैं क्वेश्चन तुमको करने के लिए दो, देखना करो। देखो मैं तुमसे कहूँ दोस्तों 10 तथा 15 संख्याओं का प्रमाप विचलन होगा, प्रमाप विचलन होगा। बताओ 10 तथा 15 संख्याओं का प्रमाप विचलन कितना होगा? तो आप जानते हो a माइनस बी बटे में 2 करोगे तो 15 माइनस बटे में 10, ये आ जाएगा कितना? 2.5, तो 2.5 आ जाएगा। क्लियर हो सकता है? अरे क्लियर नहीं है? यस या नो बोलो, सिर्फ मूवमेंट तो बताया तुम लोग। समझ आ रहा है दोस्तों? कोई समझ आ रहा है अच्छे से सारी बातें? इसी प्रकार से मैं तुमको एक एग्जाम्पल आपको और करने की देता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको और करने देता हूँ, तो आप करके दिखाना। तो आप लोग बताओ, मैं कह दूँ कि a b संख्याओं की माध्य 12.5 है तथा प्रमाप विचलन 2.5 है, तो a व b का मूल्य होगा, a व b का मूल्य होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास कि a b संख्या, a तथा b संख्याओं की माध्य, कि a तथा b संख्याओं का माध्य 12.5 है, क्यों? तो a तथा b संख्याओं का माध्य 12.5 है तथा प्रमाप विचलन 2.54 है, 2.5 है, तो a तथा b का मूल्य कितना होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो बताओ कितना करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? बताओ दोस्तों, तो बताओ दोस्तों, कर सकते हो आप लोग? तो आप जानते हो कि a और b का माध्य, तो तो अगर a और b का माध्य 12.5 है तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? दोनों का टोटल कर दो तो आपका यह जाएगा आपका 12.5 इंटू में 2 करोगे, 12.5 इंटू में 2 करोगे तो इसका a b का टोटल हो जाएगा आपका 25। इन दोनों संख्या का टोटल तो आ जाएगा आपका ये। यहाँ तक के लिए दोस्तों फिर आता है दोनों का प्रमाप विचलन, तो प्रमाप विचलन का a माइनस बी बटे में 2, तो ये 2.5 है, a और b का मान अपने को पता नहीं, बटे में 2, तो a माइनस बी दोनों का 5 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों
कि a प्लस बी दोनों संख्याओं का टोटल अगर 25 है और a माइनस बी का टोटल अगर 5 है तो ये कट गया कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, 2 से ये आ जाएगा आपका 30, तो a की वैल्यू आ जाएगी 15, तो a की वैल्यू 15, तो b की वैल्यू दोस्तों अपने आप अगर देखो तो कितना 20 आ जाएगी, तो सॉरी कितना 10 आ जाएगी। ओके, तो अपन कह सकते हैं a की वैल्यू आपकी 15 है मित्रों, तो a की वैल्यू अगर 15 तो 15 में से 25 से 15 गए तो कितना, b की वैल्यू आ जाएगी 10। डेट्स क्लियर? अरे यस या नो? क्लियर? आगे चल, अगला चलते हैं। देखो अब गाइस क्या होता है, कई बार दोस्तों आप लोगों के सामने इस तरह के मुझे टाइम तो कई बार दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे सामने ज़्यादा आते हैं और बच्चे क्या ऐसे क्वेश्चन लेकर घबरा जाते हैं। कैसे, मैं लिख रहा हूँ देखो कैसे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई गाइस आपको सबको? अच्छा ओके, आगे अगर मैं कह दूँ मित्रों कि यदि 8x प्लस 10y बराबर 25 तथा 16x प्लस 5y बराबर 12 है तथा x का विचरण 25 है, तो y का मान होगा, y का मान यहाँ पर होगा, तो x का विचरण कितना 25 है, तो y का मान होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, तो ठीक है। आगे विचरण मतलब यहाँ पर देखो, ये अगर आपसे कह रहा था देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो कि ये यदि प्रमाव विचरण, ये प्रमाव विचरण का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे तो अगर विचरण मतलब वेरियांस, तो मैं तो अगर x का वेरियांस, अगर वेरियांस होता है तो आप जानते हो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वेरियांस की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना जाएगा, तो सबका 25 का रूट आ जाएगा 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 5 आपका जाएगा। तो अब बस इसमें x की वैल्यू की जगह क्या रखना है, 5 रखना है। ओके, x की वैल्यू की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, y का मान अपने आप ही आपके सामने निकलेगा। और इक्विवेलेंट हमेशा दो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना एग्जाम में तो आपको क्या करना होता है, ट्रिक्स इनकी एक बहुत ही प्रॉपर्टी होती है। तो लिखने का तरीका क्या, 8x प्लस 10y बराबर 0, इनको जीरो के इक्विवेलेंट करना है, जीरो के इक्विवेलेंट करना है। तो यहाँ पर क्या करेगा, 16x प्लस 5y बराबर 0। बस x का मान कितना है दोस्तों आपका, ये x का मान 5 है, तो 8 इंटू 5 प्लस के 10y बराबर 0, ये होगा 16 इंटू 5 प्लस के 5y बराबर 0। ओके, बस इनका याद आएगा, ऊपर आएगा 40 प्लस के 10y बराबर 0। ओके, मैं तो याद आएगा दोस्तों कितना, 80 प्लस के दोस्तों 5y बराबर 0। ओके, 16 अगर इनको करेंगे दोस्तों तो आप जानते हो तो यहाँ पर ये माइनस ओके, ये माइनस, तो ये तो जाएगा दोस्तों आपका कितना दोस्तों 40 हो जाएगा। ओके, ये तो 40 हो जाएगा मैं तो, और ये कितना 5y, तो y बराबर आपका करेंगे 40/5, तो अपन कहते हैं 8, तो इसका 8 की वैल्यू, यानी इसका अपन कहते हैं कि y का जो प्रमाव विचलन कितना जाएगा 8, तो x का प्रमाव विचलन 5 है, तो y का प्रमाव कितना 8। इस प्रकार से क्वेश्चन करने होंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। तो इस तरह के जो समीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं उनको इक्विवेलेंट 0 मान के करना होता है, इक्विवेलेंट 0 मान के करना पड़ता है, क्योंकि इक्विवेलेंट 0 मानना इसलिए पड़ता है तो क्योंकि समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो इसको इक्विवेलेंट 0 मानकर आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग देख के घबराते हैं, तो देख के घबराने की आवश्यकता किसी को भी बिल्कुल भी नहीं है। तो कर सकते हो नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन आगे, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गए तो कर सकते हो नहीं कर सकते आप लोग, यस या नो? तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं करने के लिए, देखता हूं कैसे करते हो तुम।
ठीक है, अब देखो आगे, देखो यहाँ तक क्लियर सबको। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट और सीखने आप लोगों को स्टैंडर्ड, यहाँ से एक नोट करके एक बात लिखते हैं। देखो एक नोट करके एक बात लिखे आप लोग, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा एक साथ में। किसी भी श्रेणी में यदि पदों की संख्या समांतर माध्य तथा प्रमाप विचलन, किसी भी श्रेणी में यदि पदों की संख्या कोमा समांतर माध्य तथा प्रमाप विचलन दे रखा है, देखो क्या क्या दे रखा है। अगर मान लो आपको पदों की संख्या दे रखी है, समांतर माध्य दे रखा है और प्रमावचन दे रखा है, तो दे रखा है तो उससे श्रेणी में पदों के वर्गों का योग निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। ओके, तो मैंने क्या लिखा कि यदि मान लो आपके सामने किसी श्रेणी में पदों की संख्या भी दे रखी है, समांतर माध्य भी दे रखा है और प्रमाप विचलन भी दे रखा है, तो उस स्थिति में पदों के वर्गों का योग अगर निकालना तो कैसे निकालेगा। तो यहां पर पदों के वर्गों का योग, पदों के वर्गों का योग, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन स्टैंड डेविएशन 1 का स्क्वायर में तो प्लस एक्स बार का स्क्वायर। इस प्रकार से अपन सॉल्व में लगा। ओके, तो ये सूत्र काम आएगा दोस्तों कब, जब आपको पदों के वर्गों का योग निकालना हो, तो एन इंटू स्टैंड डेविएशन का स्क्वायर और समांतर माध्य का स्क्वायर। ओके, अब कैसे, एक एग्जाम्पल देकर अपन समझो। तो अगर मैं लिखूं 100 पदों की या 100 पदों का औसत, 100 पदों का औसत 50 है, 100 पदों का औसत 50 है, उनका प्रमाप विचलन, मित्रों दिल का आपका 4 है। ओके, तो पदों का योग तथा उनके वर्गों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने। ओके, तो 100 पदों का औसत अगर 50 है, 100 पदों का औसत 50 है, तो उनका प्रमाप विचलन तथा उनका प्रमावचन 4 है, तो पदों का योग कितना होगा और उनके पदों के वर्गों का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में छोटे छोटे पूछे, तो आप जानते हो। देखो मैं कहूँ 100 संख्याओं का समांतर माध्य 50 है, तो इसका पदों का योग तो आप बता ही दोगे। अगर पदों का योग तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। तो पदों का योग तो हो जाएगा आपका 100 × 50 में तो 5000। यहाँ तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ तो कोई दिमाग लगाने नहीं है। अरे भाई मैं कहता हूँ 100 संख्याओं का समांतर माध्य 50 है, तो टोटल कितना 5000। और पदों के वर्गों का योग निकालना, तो पदों के वर्गों का योग निकालना, तो वर्गों का योग अगर निकालना मेरे प्यारे साथियों, तो फॉर्मूला होता है एन स्टैंड डेविएशन का स्क्वायर और समांतर माध्य का स्क्वायर। तो एन कितना है 100, यहाँ पर दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का 50 का स्क्वायर कितना 2500। ओके, तो 16 और 25 कितना है, ये जाएगा दोस्तों 1625, इसमें जाएगा दोस्तों 25 16 और यह जाएगा दोस्तों 0 0, तो 5,51,600। तो इस प्रकार से फॉर्मूले से, ये छोटे छोटे फॉर्मूले एग्जाम में काम आते हैं दोस्तों। एग्जाम यानी छोटे मोटे फॉर्मूले दोस्तों कई बार पता नहीं चलते, लेकिन अपने इन फॉर्मूलों की सहायता से अपने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो आपको कर लोगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आगे दो। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कर लोगे ना दोस्तों। तो पदों का योग निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं, तो आप हर कोई कर लेगा, कोई बच्चा भी जानता है। पदों का योग तो अपन जानते हैं, पदों के वर्गों का योग इस सूत्र की सहायता से अपन निकाल सकते हैं। इस सूत्र की सहायता पदों के वर्गों के योग को अपन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आसानी से अपन पदों के वर्गों को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकालने का कार्य कर सकते हो। तो
क्लियर सभी को? यस या नो? क्लियर? चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए, चलो करके दिखाओ उसको। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए, उसको देखिए। दो लिखो, मैं लिख दूँ 100 पदों का माध्य, 100 पदों का माध्य 48 तथा प्रमाप विचलन, 100 पदों का माध्य 48 तथा प्रमाप विचलन कितना? 4 है। ओके, तो मदों का योग एवं मदों के वर्गों का योग क्या होगा? बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने, तो कैसे होगा? तो 100 पदों का माध्य 48 है, तो आपको पदों का योग, तो मदों का योग तो कितना हो जाएगा? तो मदों का योग बताओ, मदों का योग तो कितना हो जाएगा? तो मदों का योग तो आप जानते हो, तो 100 मदों का पदों का योग है 48, तो में तो 48 हो जाएगा आपका, सीधा सीधा ये तो खत्म। मदों फिर था पदों के वर्गों का योग, पद बोलो मदों, पदों के वर्गों का योग, तो पदों के वर्गों का जब योग निकालोगे तो n आ जाएगा स्टैंड डेविएशन 1 का स्क्वायर और x बार का स्क्वायर। ओके, तो n आ जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और इसका 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2304। ओके, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 100 इंटू हो जाएगा दोस्तों कितना? 2320, 2320 तो जाएगा दोस्तों 2,32,000। ठीक है, 2,32,000। ओके, तो इस प्रकार से मदों का योग निकाल सकते हैं और मदों के वर्गों का योग निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो ये छोटे मोटे चिल्लर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में परेशान कर देता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे चिल्लर वाले क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर गाइस? अरे क्लियर ना? यस या नो? ओके, अब देखिए, अपकिरण के माप में दोस्तों आपका लास्ट टॉपिक बनता है जिसका नाम है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, जिसको अपन बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, CV कहते हैं, विचरण गुणांक। ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों अपकिरण के माप का, विचरण गुणांक है ना, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। ओके, विचरण गुणांक CV जिसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक जिसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको बोलते हैं विचरण गुणांक कहा जाता है। ओके, तो इसको उदाहरण विचरण गुणांक की जब बात अपन करते हैं, विचरण गुणांक को लेकर बात करते हैं, विचरण गुणांक। ओके, तो यहाँ तक ओके सब कुछ? अरे यहां तक ओके है नहीं आप लोगों को? अब देखो सुनिए, इसको तो अपन करेंगे चर्चा कल, लेकिन सुनो दोस्तों, अब आपने वीक में पढ़ा तो सबसे तो दोस्तों जब भी रात को सोना तो सोते समय हमेशा एक बार पूरे दिन का रिवाइज कर लिया करो। जैसे मान लो सुबह अपन बात की, बोलो सुबह 9 बजे हमने पढ़ा क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ा? मूल्यांकन, और मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा, आधुनिक रूप से और परंपरागत रूप से। आधुनिक रूप में अपने परिमाणात्मक और गुणात्मक के तौर में, और परंपरागत रूप में पढ़ा कौन सा? आपका फॉर्मेटिंग और समेटिंग, रचनात्मक और संकलनात्मक। ओके, तो आगे तो एक तो आपको ये याद करें कि सुबह हमने ये पढ़ा, मोटा मोटी एक बार याद करके सोया करो। फिर अपन 10 बजे टॉपिक पढ़ा दोस्तों, कौन सा? अपने आयु के बारे में पढ़ा कि वर्तमान आयु क्या होगी, पीछे की आयु क्या होगी, आगे क्या है, इस तरह की अपन बात करें। ओके, फिर 11 बजे तो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन दोस्तों सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करें, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन के बारे में, TRP के बारे में देखा, आत्म संप्रेषण के बारे में देखा, इस तरह से। ओके, मैं तो आगे। ओके, 12:30 बजे दोस्तों आपने देखा कि अपने पीपल एंड डेवलपमेंट की बात की, जिसमें दोस्तों अपन ने बात की जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता के 3 प्रकार, आनुवांशिक प्रजाति वगैरह बता दिया। उसके बाद जैव अल्फा बीटा गामा पढ़ा, उसके बाद जैव विविधता के खतरे बताया, कारण बताया, रोकने के बाद, इस तरह की बात की। ओके, फिर अपन 2 बजे की बात की। 2 बजे की कक्षा में दोस्तों हमने देखा जनार्दन राम रेड्डी समिति के बारे में बात की, जो 1992 में बनी थी, आचार्य राममूर्ति समिति की समीक्षा करने के लिए बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। फिर अपन ने दोस्तों 8 बजे की कक्षा में क्या देखा? मार्केटिंग के कार्यों के बारे में बात की, जिसमें विनिमय संबंधी कार्य, वितरण संबंधी कार्य, भौतिक उत्पाद नियोजन विकास संबंधी कार्य, उसके अलावा जाएगा दोस्तों सहायक और सुविधा देने वाला कार्य, उसका मतलब विपणन, संचार और संवर्धन का कार्य, ये देखा।
फिर 11 बजे की 9 बजे क्लास में दोस्तों हमने देखा समावेलन अवस्था के बारे में, जिसमें प्रारंभिक कार्रवाई के बारे में देखा कि प्रारंभ तो रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान क्या होगा, नाम क्या होगा, मेमोरेंडम को तैयार करना, सदस्यों को तय करना, औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना वगैरह सारी बातें अपने देखी। उसके बाद 11 बजे दोस्तों टीचिंग का टेस्ट दिया और 12 बजे दोस्तों हमने स्टैटिक्स पढ़ी दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सामयिक प्रमाण विचलन क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा की। ओके, और फिर विचरण गुणांक के बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों जब भी अगर बात करें तो अपन जब भी अगर बात करें तो आप लोग जब भी रात को जब सो ना तो सोते समय हमेशा एक बात ध्यान रखो, पूरे दिन की दिनचर्या को एक बार रिवाइज करके सोया करो कि हमने पूरे दिन में क्या क्या स्टडी की। पूरे दिन में हमने दोस्तों इस नेट ज़्यादा को प्राप्त करने के लिए, दोस्तों कॉमर्स को बहुत ही गहराई से प्राप्त करने के लिए क्या क्या हमने पढ़ा, ये चीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। दोस्तों इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बताओगे इस तरह से आप पढ़ोगे तो और जब सुबह उठो ना तो पहले आप प्रीवियस ईयर को ज्ञान बताओ प्रीवियस। तो गाइस अब कल क्लास होगी, कल अगर कोई क्लास नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, डाल दूंगा, क्योंकि मैं तो बाहर जाऊंगा तो हो सकता है मैं लेट हो रहा हूँ आने जाने में, हो सकता है थक जाऊँ, कुछ सुबह गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, सुबह 6-5 बजे निकल जाऊंगा। ओके, तो जब 5 बजे निकलूंगा तो ऑब्वियस तो मान लो लेट से दो, लेकिन क्लास होगी 99% क्लास की छुट्टी नहीं होगी दोस्तों, ये 99% की क्लास होगी, क्लास की छुट्टी तुम्हारी नहीं आएगी दोस्तों। छुट्टी नाम की बीमारी तो तुम्हारे मन में भूल जाओ, छुट्टी तो होगी नहीं। रिवाइज करो, शानदार पढ़ो, जानदार पढ़ो और मन लगा पढ़ो, टेंशन लेने की किसी को जरूरत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। थैंक यू, तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।